Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this chapter we are going to cover division algorithm for polynomial as subtopic of the chapter polynomial. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक पोलिनोमियल्स को। सबसे पहले क्योंकि टॉपिक शुरू हो रहा है डिवीजन एल्गोरिदम से, तो व्हाट इज़ डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता है। डिवीजन एल्गोरिदम है क्या? आसान से लफ्ज़ों के बीच में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो डिवीजन एल्गोरिदम और कुछ नहीं बल्कि डिवीजन एल्गोरिदम ये कहती है कि जो हमारे पास डिविडेंड होता है, ठीक है, जो हमारे पास डिविडेंड होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने चीज़ पढ़ी होगी। अब ये हमने कब पढ़ा था? जब हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th कर रहे थे, तब हमने इस चीज़ को पढ़ा था। और किस में? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बीच में पढ़ा था हमने। उसके बीच में क्या पढ़ा था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो थी वो क्या कहती थी? दैट वाज सेइंग ए जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू बी के, जहाँ पर क्यू और आर जो है इसको कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। और अगर हम इसको भी देखें तो ये भी यही कह रहा है कि ए जो है वो इक्वल टू आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ बी एंड क्यू, जहाँ पर बी जो है वो और कुछ नहीं बल्कि डिवाइज़र है, क्यू जो है वो कोशेंट है और आर जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही है। इसको आप कोई हवा मत समझ लो, ये डिवीजन ही है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक डिवीजन ही है। तो ये डिवीजन जो है हमको ये बताती है कि कोई नंबर, ठीक है, ए जो है वो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, जहाँ पर बी जो है वो डिवाइज़र नंबर है, मतलब ए को डिवाइड करने वाला नंबर है। क्यू जो है वो कोशेंट है, मतलब ए को बी के साथ डिवाइड करने पे जो नंबर आ रहा है दैट इज़ कोशेंट है। और आर वो नंबर है जो कि लास्ट में डिवाइड करने के बाद में बच रहा है एज रिमाइंडर। ठीक है, तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा के बीच में एक चीज़ और थी कि यहाँ पर ए जो है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो हमेशा बड़ा होता है बी से। ठीक है, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है बी से, और बी हमेशा बड़ी होती है आर से। ठीक है, समझ में आया? ए जो है यानी कि जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वो हमेशा बड़ा होता है बी से, मतलब जिसके साथ डिवाइड करने जा रहे हो। डिवाइज़र जो होता है वो बी ए से छोटा होता है या फिर डिविडेंड से छोटा होता है। उसके बाद जो लास्ट में रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो होता है वो बी से भी छोटा होता है। अब ये जो रिमाइंडर है ये या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। और ये r जो है यहाँ से तो हम देख ही रहे हैं लेस देन b होगा। ठीक है, तो इसी को अगर मैं सिंपल तरीके से देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या देख रहे हैं हम? डिविडेंड जो है
वो हमेशा बड़ा होता है किससे? डिवाइज़र से, ठीक है। और डिवाइज़र हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, ठीक है। डिवाइज़र हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, ठीक है। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर देखी। दूसरा, रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। तो डिवीजन लेमा यही है, ठीक है, यही डिवीजन लेमा है। इसी को ही हम डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। लेकिन यही डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल के केस के बीच में किस तरीके से काम करती है वो हम इस आज के वीडियो के बीच में जानेंगे। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में हमको जैसे देख के रखा हुआ है, आप जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल को समझोगे वैसे वैसे आपको ये डिवीजन एल्गोरिदम भी समझ में आती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी डिवीजन एल्गोरिदम है क्या चीज़। तो एक एग्ज़ाम्पल और लेके बताता हूँ, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। 9 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ में। क्या कर रहे हो? 9 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ में। तो अगर आप 9 को 2 के साथ में डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? बताओ भाई। 2 4 ज़ा 8 है ना, ऐसा ही होता है ना। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा करोगे तो 10 आएगा, 9 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक स्टेप कम ही लेते हैं, बड़ा नहीं जाते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, अब क्या हो जाएगा? जो नीचे वाली रकम आई है ऊपर वाली रकम के बीच में से माइनस हो जाएगी, यानी कि 9 में से 8 बाहर निकलेगा तो बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। 1 बचा। अब हम फर्दर इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास नीचे रकम आ रही है वो डिवाइड करने वाली रकम से, ठीक है, डिवाइज़र से छोटी है और ऊपर से कुछ उतारने के लिए है भी नहीं। ओवरऑल क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये जो रकम आ रही है वो डिवाइज़र से छोटी आ रही है। जब डिवाइज़र से रकम छोटी आ जाए नीचे तो समझो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइड नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करने की कोशिश भी करोगे तो फिर वो नंबर जो है पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि जो भी क्वोशंट आएगा वो पॉइंट में चला जाएगा। तो हम पॉइंट की तरफ नहीं जाते हैं, मुझे एज होल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर आने चाहिए। नेचुरल नंबर की फॉर्म में क्वोशंट जो है वो आना चाहिए। तो पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर मुझे नेचुरल नंबर में चाहिए क्वोशंट तो मुझे जब नीचे छोटी रकम आना शुरू हो जाए, डिवाइज़र से छोटी हो, तो वहीं पर हमें इसकी डिवीज़न को रोक देना है। तो जहाँ पर हमने डिवीज़न को छोड़ा उस टाइम पे हमको क्या क्या हासिल हो रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या है? 4 यहाँ पर क्वोशंट आ रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पर डिवाइज़र है, 9 यहाँ पर डिविडेंड है, और ये जो छोटा नंबर आ रहा है जो कि डिवाइज़र से छोटा हो चुका है, डिवाइज़र से छोटा हो चुका है, ठीक है। ये जो नंबर आ रहा है जो लास्ट में बच रहा है, जिसके बाद अब डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, तो लास्ट में कंप्लीट डिवीजन के बाद में ये जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है नीचे, इसी को ही हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब हो गया डिवीजन करने के बाद में भी जो रकम बच जाती है उसी को हम रिमाइंडर कह देते हैं, लास्ट का बचा हुआ नंबर। अब अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक चलें
तो मेरे पास क्या होना चाहिए, डिविडेंड, ठीक है। ये जो डिविडेंड है दैट शुड बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या ये सही बैठता है कि नहीं? हमें इस डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम के बीच में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 9 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 2 इंटू कोशेंट क्या है 4 और आगे प्लस का निशान, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 और 8 प्लस 1 9, तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। इसका मतलब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है यहाँ से प्रूव होती है। यहाँ से हमको पता चलता है कि ऐसा होता है, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इसी डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, पॉलिनोमियल के केस के बीच में करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के बीच में भी क्या डिवीजन एल्गोरिथम लागू होती है कि नहीं होती है, उसी को ही हम आगे करेंगे। इसी डिवीजन एल्गोरिथम को और ज़्यादा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हमारे पास में क्या है, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है। क्या है आपके पास में, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से है x क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे के रखी हुई है, ठीक है। ये px1 है, मतलब ये फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल आपको दे के रखी हुई है। उसके बाद कहा जाता है कि आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है। इसका क्या दे के रखा हुआ है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना दे के रखा हुआ है, यहाँ पर आपको 1 दे के रखा हुआ है, ठीक है। आपको एक चीज़ का तो पता है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे। अरे भाई यहाँ से देख लो, हाईएस्ट डिग्री जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर ही किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। किसी ज़ीरो पॉलिनोमियल के उसकी डिग्री, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे के रखा है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ रही है 3। इसका मतलब इस ज़ीरो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो निकलेंगे वो 3 निकलने चाहिए। उन 3 में से आपको एक तो दे के रखा हुआ है, और वो एक है क्या 1, ठीक है। 1 ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 1, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको और भी पता होगा, क्योंकि आपको 1 ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखा है और जो कि 1 के बराबर है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है। आपको ये चीज़ मैंने उस टाइम पे भी समझाई थी, पहले भी समझाई थी कि जब आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है तो आप उस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का यूज़ करके उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बना सकते हैं या एक फैक्टर ढूंढ सकते हैं। और वो फैक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो इस पॉलिनोमियल का 1 ऑफ फैक्टर विल बी x माइनस 1। अरे भाई x माइनस 1 होगा फैक्टर, तभी तो वो इक्वल टू 0 हुआ होगा, ठीक है, तभी तो वो इक्वल टू 0 हुआ होगा। और
x की वैल्यू 1 आई होगी, तभी तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 आया होगा। तो एक फैक्टर हमको इस पॉलिनोमियल का मिल गया और वो है क्या, x माइनस 1। अब क्योंकि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, मतलब अगर x माइनस 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 3 का अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस 1 इस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड भी करेगा। ठीक है, आगे जाके जब हम इसको x माइनस 1 के साथ में, यानी कि इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 के साथ में डिवाइड करेंगे तब हमको क्या हासिल होगा देखते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, यही होगा। आपको एक चीज़ का तो पता होगा ही, जब आपको किसी नंबर का एक फैक्टर दे के रखा हुआ है, दूसरा फैक्टर आप उसी फैक्टर का यूज़ करके निकाल सकते हो। देखो, मान लेते हैं आपके पास में 8 दे के रखा हुआ है। इस 8 का अगर आपके पास में एक फैक्टर है 2, ठीक है, एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर क्या होगा, आप क्या करोगे, इस 8 को इस 2 के साथ में, जो वन ऑफ द फैक्टर है इस 8 का, उस 2 के साथ में इस 8 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में इसी 8 का दूसरा फैक्टर भी निकल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दूसरा फैक्टर भी निकल आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो फिर, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, मतलब कि 2 फैक्टर की फॉर्म में आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो 8 को। वैसे ही यहाँ पर भी है, इस पोलिनोमियल का अगर एक फैक्टर x माइनस 1 आ रहा है तो दूसरा फैक्टर इस पोलिनोमियल का क्या होगा, तो वो दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा तब जब आप इस पोलिनोमियल को x माइनस 1, जो कि वन ऑफ द फैक्टर है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का वन ऑफ फैक्टर है, तो आप इसको अगर इस फैक्टर के साथ में डिवाइड करोगे तो आपको दूसरा वाला फैक्टर भी मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो करके देख लो, डिवाइड करके क्या आएगा। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, समझो इसको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ में कैसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इस वाली पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर हमको तब मिलेगा जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड करेंगे। तो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जिस भी पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है उसको डिवीजन के अंदर रखेंगे, लेकिन रखने से पहले हमें उस पॉलिनोमियल को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर के हिसाब से, वेरिएबल की पावर के हिसाब से उनको अरेंज करके लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल्स अरेंज हुए होने चाहिए, चाहे वो डिवीजन वाला है, चाहे वो डिवाइड होने वाला है, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे वो डिवाइजर है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं डिविडेंड को लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा, जिसको डिवाइड करना है उसको लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला एक्स क्यूब, उसके बाद उससे कम पावर वाला माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है ना, पावर 3 है, पावर 2 है, उसके बाद माइनस x, मतलब पावर यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। ठीक वैसे ही डिवाइड वाला भी, जिसके साथ डिवाइड करना है उसको इधर लिखेंगे। ठीक है, ये डिवाइज़र है, तो सबसे पहले x जिसकी पावर 1 है और उसके बाद 1 कांस्टेंट टर्म तो आपको पता ही है तब बनती है जब वेरिएबल जो इसके साथ में लगा हुआ होगा उसकी पावर 0 होगी। तो कांस्टेंट टर्म तभी आती है जब वेरिएबल की पावर 0 है। तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तभी तो ये कांस्टेंट टर्म बनी है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है वो समझ लो।
आपको अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके साथ अगर आप x को मल्टीप्लाई करो तो वो x क्यूब के बराबर आए, ठीक है, किसके बराबर आए, x क्यूब के बराबर। तो आपको पता है x स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, वो x स्क्वायर इंटू x करोगे तो x क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। अब क्योंकि आपने x स्क्वायर के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसी x स्क्वायर के साथ में इसकी दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो भी आप नंबर यहाँ पर चूज़ करोगे वो नंबर ब्रैकेट के बीच में या इस साइड की पोलिनोमियल के हर एक टर्म के साथ में वो मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर x स्क्वायर चुना था, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाता है। अब यही x स्क्वायर इस -1 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर इंटू -1 माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का x स्क्वायर, चाहे उसका माइनस का x स्क्वायर लिखो चाहे माइनस का 1x स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि टर्म के नीचे टर्म आनी चाहिए, यानी कि सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आनी चाहिए। और सेम टर्म कौन सी होती है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। अगर कोई टर्म्स है आ रही हैं, ठीक है, ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल भी एक जैसा हो और उनकी पावर भी एक जैसी हो, वो टर्म्स सेम टर्म्स कहलाती हैं। तो सेम टर्म के नीचे सेम टर्म ही आनी चाहिए। तो यहाँ इतना करने के बाद में आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है जो भी नीचे आ रही है रकम, ठीक है, जो भी टर्म्स आ रही है नीचे उनके साइन को देखो, जो भी उनके साथ में साइन आ रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप इसमें भी करते हो ना, 9 डिवाइडेड बाई 2 जब किया तो आपने क्या किया, 4 2 = 8, ठीक है। 8 जब आया तो इस 8 को आप 9 के बीच में से क्या माइनस नहीं करते हो, करते हो ना, ठीक है। वैसे ही जो भी टर्म्स नीचे आएंगी उन टर्म्स को भी आप माइनस करोगे कुछ इस तरीके से। ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं ऊपर वाली टर्म्स के बीच में से। अब जैसे इनके साथ में माइनस का निशान लगेगा, अगर इनको खोल करके लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाली माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली प्लस में तब्दील हो जाएगी कि नहीं, क्या हो जाएगी, खोल करके लिखोगे तो प्लस वाली माइनस में तब्दील होगी और माइनस वाली प्लस में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ही क्या कर लेते हैं, प्लस वाले को सीधा ही यहाँ पर माइनस का निशान लगा देते हैं और माइनस वाले को यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं, क्योंकि इस बाहर आने वाले माइनस की वजह से अंदर के निशान बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर माइनस लगाया था, तो निशान इसीलिए बदल जाते हैं। तो जो भी नीचे टर्म्स आई उनके निशान बदल दिए जाएंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखो ये माइनस का 3x स्क्वायर है और ये क्या बन गया है अब, प्लस का 1x स्क्वायर। तो माइनस के 3x स्क्वायर में से प्लस का 1x स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 2x स्क्वायर, क्या बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर। इस साइड में x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस, तो x क्यूब माइनस x क्यूब क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। या सिंपली आप इसको इस तरीके से कट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक जैसी टर्म्स हैं लेकिन एक प्लस की है एक माइनस की है, ठीक है, और इनके कोफिशिएंट भी एक जैसे ही हैं, तो ये कैंसल हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। कोफिशिएंट एक ही है लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, वेरिएबल एक ही है, ठीक है। तो ये सेम टर्म्स है लेकिन इनके साइन अलग हैं, जो इनके साथ में प्लस और माइनस का साइन है वो अलग अलग है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। इतना होने के बाद में यहाँ से तो हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर आया, ठीक है, और आगे क्या बचा हुआ है, आगे हमारे पास में जो भी टर्म्स आ रही हैं उनको पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा नीचे, माइनस का x प्लस का 3, ठीक है, उतर गई ऊपर से। अब आगे क्या हो जाएगा,
आगे हम फिर से यहाँ पर एक ऐसा नंबर चुनेंगे, ठीक है, या एक ऐसी टर्म चुनेंगे जिसको इस डिवाइड करने वाली, ठीक है, पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए? -2x² के बराबर आना चाहिए। तो बताओ भाई कौन सी हो सकती है? x तो है हमारे पास में, ठीक है, एक x तो है, लेकिन मुझे बनाना है x², तो एक तो होना चाहिए और x, ठीक है, ये तो पता चल गया आपको, एक और x चाहिए, तभी तो x × x x² बनेगा। दूसरा, इसी x को आपको -2 भी बनाना है, तो क्या करना है? -2 होना चाहिए इसके साथ में, तो हमारे पास में -2x होगा, तब जाके हम क्या करेंगे? -2x × x करेंगे तो -2x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -2x इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट टर्म के साथ में, तो ये दूसरी वाली टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो जाएगा? -2x × -1 प्लस का 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का 2x बनेगा, लेकिन इसका तो हमने किया ही नहीं है। माइनस का 2x आया था, ठीक है, 2x²। तो यहाँ पर क्या आया था? प्लस का 2x आया, हो गया। उसके बाद क्या होगा? स्टेप 2, निशान बदल दो, प्लस वाला माइनस में, नीचे वाली जो भी आ रही है उनके साइन बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में तब्दील हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? देखो, ये माइनस का 2x² है और ये प्लस का 2x² है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर क्या बचा है? माइनस का x कह लो या माइनस का 1x कह लो, ठीक है, माइनस का 1x, और यहाँ पर क्या है नीचे? ये माइनस का है अब 2x, तो -1x -2x माइनस का 3x हो जाएगा, और ऊपर से क्या उतरा? प्लस का 3 उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर आप इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले आपके पास में माइनस का 3x बनना चाहिए। तो x तो है, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर माइनस का 3 लेना पड़ेगा, तो -3 × x करूँगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3x आ जाएगा। अब इसी माइनस के 3 को अगली वाली टर्म जो कि -1 है उसके साथ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो -3 × -1 प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। अगला वाला स्टेप क्या हो जाएगा? निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का 3x था, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो, -3x + 3x कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पर ये डिवीज़न कंप्लीट हो रही है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x³ -3x², ठीक है, -x + 3 को आप इक्वल टू लिख सकते हो। किसके बराबर लिख सकते हो? डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो किसके जैसा आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? डिविडेंड है। क्या है ये? डिविडेंड है, बीच वाली रकम। ये बीच वाली रकम जो कि डिविडेंड है शुड बी इक्वल टू डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या था हमारे पास? x - 1 इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या आ रहा है हमारे पास? डिवाइड करने के बाद में जो रकम आती है वो कोशेंट आती है। क्या है हमारे पास? x² - 2x - 3, ये कोशेंट है। और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0। तो 0 को लगाने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है, तो 0 को लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी, क्योंकि 0 जमा कर किसी नंबर के बीच में 0 को जमा करने से रिज़ल्ट के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चाहे आप इसके साथ में +0 लगाओ या ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी पॉलिनोमियल को आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग या डिवीज़न एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग
कोशेंट इंटू कोशेंट डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, लिखने के बाद में ये जो हमारे पास में आ रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है ये? फैक्टर्स हैं। अब आगे जाके क्या हो सकता है, इसी को x माइनस 1 इंटू ये क्या है, इस वाली साइड को देखो, ये जो इतना सा फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 1। अब ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल जो कि फैक्टर की फॉर्म में आ रही है, यहाँ पर पोलिनोमियल ही है लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो कि फैक्टर की फॉर्म में, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फर्दर हम तोड़ सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में। कैसे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, मिड टर्म को स्प्लिट करके हम इसको फर्दर फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा x²। ठीक है, तो साइड में कर लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, आपको मैंने उस टाइम पे भी समझाया था, प्रोडक्ट करके -3 × 1 माइनस का 3, ठीक है, और जमा करने पे -2, प्रोडक्ट करने पे -3 और जमा करने पे -2 आना चाहिए। बताओ भाई वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो वो दो नंबर हो सकते हैं कौन से? प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -3, और जमा करने पे कितना आना चाहिए, -2। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है -3 और दूसरा हो सकता है +1। तभी तो -3 × 1 -3 आया होगा, और -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, x² माइनस 3x प्लस 1x और -3, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। और आगे जाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, कॉमन निकालने की कोशिश करो, इसके बीच में से कहीं से कॉमन निकलता है, निकल जाता है, इस टर्म और इस टर्म के बीच में से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, निकाल लेते हैं। इसमें से सबसे पहले इसके पास में x² के पास में मैं 1x को लेके आ जाता हूँ, और -3x के पास में -3 के लेके चला जाता हूँ। अब ये टर्म और ये टर्म नज़दीक नज़दीक में हो गई। हमने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि ताकि इसके बीच में से एक टर्म कोई ना कोई कॉमन निकल आए। ठीक है, आगे जाके क्या हो जाएगा, x माइनस 1। वैसे ये स्टेप आपको पता है, ठीक है, क्योंकि जगह चेंज करने से, एडिशन के केस में जगह चेंज करने से रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीअरेंज किया है हमने इसको, ठीक है, रीअरेंज किया है इसको। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, एक x निकाल दिया बाहर, x × x करेंगे तो x² बन जाएगा, आगे प्लस है, प्लस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि 1x आए, तो 1 के साथ में। ठीक है, किसके साथ, 1 के साथ में। उसके बाद मुझे क्या करना है, -3 को निकालना है बाहर, -3 को निकालना है बाहर। तो -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि -3x बने, x के साथ में, तो -3 × x -3x बन जाएगा। उसके बाद -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि -3 ही आए, तो +1 के साथ में। ठीक है, हो गया। अब और आगे जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1। इधर से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है मेरे पास x + 1 जो है, इसमें भी है इसमें भी है, तो x + 1 को रखा कॉमन। x + 1 जो है सबसे पहले इस वाले x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद में x + 1 जो है -3 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो आपने अभी क्या देखा, इसी पोलिनोमियल के आपने फैक्टर बना दिए। ठीक है, इसी क्यूबिक पोलिनोमियल के अब ये फैक्टर बन गए, और 3 फैक्टर बने हैं, x - 1 × x + 1 × x - 3। क्योंकि हमें इसका 1 of 0
दे के रखा हुआ था, वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ था, और वो क्या था, 1 आ रहा था, और वो इस वाले फैक्टर से आ रहा था। कौन से वाले फैक्टर से? इस वाले फैक्टर से आ रहा था। एक ज़ीरो कहाँ से आ रहा था? इस वाले फैक्टर से आ रहा था। तो दूसरे वाले ज़ीरोज़ जो होंगे वो इन फैक्टर से आएंगे, है ना, क्योंकि ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकाले थे। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने थे। तो हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं। तो 0 का बराबर किया। उसके बाद इसी पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाले हैं, और फैक्टर क्या आ रहे थे, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब ये पॉलिनोमियल जो कि फैक्टर की फॉर्म में लिखने पे इक्वल टू आती है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर आती है। अगर इस पॉलिनोमियल को 0 होना चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 बना देगा, तब ये 0 हो सकती है। दूसरी कंडीशन बनती है x प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, अगर ये 0 होगी, बाकी वाले नंबरों के साथ में मल्टीप्लाई होने पे ये उनको भी 0 बना देगी। ठीक है, और इसका तो हमको पता ही है। ठीक है, ये वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ था। तो हमारे पास 9 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएंगे, कंडीशन के मुताबिक, व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, दूसरा व्हेन x इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे x इक्वल टू 3 आएगा, ये दूसरा 0 हो गया। और जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, उस टाइम पे x इक्वल टू 1 आएगा, तो ये तीसरा 0 निकल गया। तो हमने इसी पॉलिनोमियल के तीनों के तीनों ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दिए। ठीक है, तीनों के तीनों ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दिए हैं। ठीक है, और किसका इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल किया है, या डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल किया है। हमने डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हमने फैक्टर बनाए हैं किसी पॉलिनोमियल के। ठीक है, समझ में है आपको डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके किस तरीके से फैक्टर बनाए जाते हैं। तो उस फैक्टर का इस्तेमाल हमने किया है, डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हमने पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले हैं। चलते हैं आगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आप इस सवालों को समझते जाएंगे, डिवीज़न एल्गोरिदम को समझते जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अब दूसरी एग्जांपल को कर लेते हैं। देखो दूसरी एग्जांपल हमें क्या कहती है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है इस वाली पॉलिनोमियल के साथ में। है क्या, ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, दोनों की दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को हम दूसरी पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल के साथ में कैसे डिवाइड किया जाता है वो आप समझो। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स इनके बीच में आ रही हैं, क्या वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, उनकी टर्म्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, क्या वो पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं कि नहीं हैं। अगर तो हैं तो वेल एंड गुड,
और अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कैसे किया जाता है, आपको टर्म्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, उनकी वेरिएबल्स की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में उन टर्म्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये प्रॉपरली अरेंज तो हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। देखो यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 0 है। जब वेरिएबल की पावर 0 होती है तभी तो कांस्टेंट टर्म बनती है, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। किसी भी नंबर की रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो x की रेज़ टू पावर अगर आप 0 करोगे, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर x की रेज़ टू पावर 0 है, तो आपको पता है x रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। किसी भी नंबर की रेज़ टू पावर 0 करोगे तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो क्या बन जाएगा ये 1x रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो ये कांस्टेंट टर्म 1i है। कांस्टेंट टर्म के बीच में हमेशा वेरिएबल की पावर जो होती है वो 0 होती है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले पॉलिनोमियल को अरेंज करना होता है। और वो कैसे किया जाता है अभी अभी मैंने समझा दिया। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अगर अरेंज करना है तो आपको उनको पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, टर्म्स को वेरिएबल्स की पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहली वो टर्म लिखोगे जिसकी हाईएस्ट पावर है, उसके बाद वो टर्म लिखोगे जिसकी पावर पहले वाले से कम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर सकते हो। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर क्या होगी 0, तभी तो ये कांस्टेंट टर्म 2i होगी, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करना है, डिवीज़न का निशान लो। उस डिवीज़न के निशान में आपने किसको रखना है, डिविडेंड को। डिविडेंड का मतलब जिसको आपने डिवाइड करना है उस वाले पॉलिनोमियल को लिखना है। तो है कौन सी 2x² प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, लिख लिया इसको। उसके बाद जिसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, उसको आप इस साइड में लिखोगे। तो किसके साथ डिवाइड करने जा रहे हो, कौन सी वाली पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 के साथ में डिवाइड करने जा रहे हो। इतना लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, इतना लिखने के बाद में आपने यहाँ पर उस नंबर को ढूंढना है या उस टर्म को ढूंढना है जिसके साथ में अगर आप इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो 2x² बने। क्या बने, 2x² बने। मतलब उस नंबर को ढूंढना होता है जिसकी प्रोडक्ट, ठीक है, उस नंबर को ढूंढना होता है जिसके साथ अगर इस पॉलिनोमियल के नंबरों की प्रोडक्ट की जाए तो इसके बराबर आए। देखो मेरे पास में, क्योंकि सबसे पहले मुझे इसी को ही सॉल्व करना है, आपको फर्स्ट वाली टर्म के ऊपर ही ध्यान देना होता है, उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश होती है। तो x के साथ में किसको मल्टीप्लाई करूं, 2 को। 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर x² है, इसका मतलब 1x और चाहिए। तो 2x इंटू एक्स 2x² हो जाएगा। क्या बन जाएगा 2x², ठीक है, 2x² हो गया। क्योंकि आपने 2x के साथ में इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया था, अगर आप इस वाली टर्म के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके साथ में दूसरी वाली जो टर्म आ रही है उसको भी इसी नंबर के साथ में या टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे आप इसमें करते हो, अगर आप 2x के साथ में इस x को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसी 2x के साथ में इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। जो भी आप टर्म यहाँ पर चूज़ करोगे वो टर्म इस साइड में आने वाली हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान में रखना।
तो मैंने वो टर्म कौन सी चूज़ की, 2x। 2x को x के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x² आ जाता है, मतलब बराबर करने की कोशिश होती है इसके बीच में, ठीक है। तो 2x के साथ में वो बराबर हो गया, लेकिन ये तो बराबर हो गया, अब इसी 2x को इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2x × 2 4x होता है। क्या होता है, 4x होता है, ठीक है। अब देखो 4x कहाँ पे आएगा, क्योंकि सेम टर्म के नीचे ही सेम टर्म आएगी, तो ये 4x है, तो 4x किसके नीचे आएगा, प्लस का 4x है ना, ये प्लस का 4x है, ये आएगा 3x के नीचे, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आती है। करने के बाद में आगे कोई नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई और नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे क्या करोगे, अगले वाले स्टेप में आप इनके साइन चेंज करोगे, जो नीचे आई रकम उनके आप साइन चेंज करोगे। ये प्लस का 2x² आया था, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x²। ये प्लस का 4x आया था, ये बन जाएगा माइनस का 4x। साइन चेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, देख लो ऊपर नीचे सेम टर्म को देख लो, ये भी 2x² है, ये भी 2x² है, लेकिन ये प्लस का 2x² है और ये माइनस का 2x² बन चुका है। तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसल। इधर देख लो, ये प्लस का 3x है और ये क्या है, माइनस का 4x। तो प्लस का 3x माइनस का 4x अगर आप करोगे तो आपके पास में बच क्या जाएगा, माइनस का 1x या सिर्फ x बच जाएगा, ठीक है। हो गया माइनस, हो गया माइनस, ठीक है। उसके बाद में ऊपर से क्या उतर रहा है हमारे पास में, प्लस का 1 उतर रहा है। क्या उतर रहा है, प्लस का 1 उतर रहा है। अब क्या करोगे, अब मुझे करना है यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके साथ में अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूँ तो वो मुझे माइनस का 1x देना चाहिए। तो वो आएगा क्या, माइनस का 1। तो माइनस का 1 × x माइनस का 1x हो जाएगा। हो गया, बराबर हो गया। अब क्योंकि इस -1 को मैंने इस x के साथ में मल्टीप्लाई किया था, तो यही -1 अब इस प्लस के 2 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो +2 × -1 माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 × माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। लिख लिया। आगे वाला स्टेप क्या है, निशान बदल जाएंगे, ये माइनस वाला है ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस वाला है ये भी प्लस बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, -1x प्लस का 1x कैंसल, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 3 बन जाएगा। अब आगे क्या डिवीज़न हो सकती है, आगे डिवीज़न नहीं होगी। आगे डिवीज़न क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो नीचे टर्म आ रही है इसमें वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा है, जबकि इसमें वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। या आप ये भी कह लो कि जब हमारे पास नीचे ऐसी टर्म आ जाए जिसके वेरिएबल की पावर जो है डिवीज़न करने वाले या डिवाइड करने वाले, ठीक है, डिविडेंड के वेरिएबल की पावर से छोटी हो। फिर से समझ लो, जब हमारे पास रिमाइंडर के तौर के ऊपर या नीचे वाली रकम में एक ऐसा वेरिएबल आ जाए जिसकी पावर जो है वो डिवाइड करने वाले नंबर की पावर से छोटी हो, तब वहीं पर हम डिवीज़न को रोक देते हैं, ठीक है। वहीं पर डिवीज़न को रोक देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो, डिवाइड करने वाले नंबर को देखो, x + 2 है, ठीक है, और इस वाले नंबर को देखो क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। इस वाले नंबर के बीच में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है, ठीक है। और इस वाले नंबर के बीच में अगर मैं देखूं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म तभी आती है जब x की पावर 0 होगी, वेरिएबल की पावर 0 होगी, तभी कांस्टेंट टर्म आ रही है, होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो नीचे नंबर आ रहा है इस साइड में, उसकी पावर छोटी है डिवाइड करने वाले नंबर की पावर से। जब ऐसा हो जाए वहीं पर ही हम डिवीज़न को रोक देते हैं, ठीक है, वहीं पर डिवीज़न रुक जाती है। तो डिवीज़न रोकने के बाद में हमें हासिल क्या हुआ, हमें हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ, कोशेंट जो आ रहा है, कोशेंट यहाँ पर क्या है,
2x माइनस 1, ठीक है, ये क्या है कोशेंट। उसके बाद ये जो नीचे रकम आ रही है जो कि आगे डिवाइड नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं डिवाइड हो पाएगी, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर डिवाइड करने वाले नंबर की वेरिएबल की पावर से कम है, ठीक है। उस दौरान ये जो नंबर आ रहा है दिस इज रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 जो है वो रिमाइंडर आ रहा है। और उसके बाद में x प्लस 2 क्या है, डिवाइज़र। डिवाइज़र कितना आ रहा है, x प्लस 2, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास में आ गई, कोशेंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया और डिवाइज़र भी आ गया। तो डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कह लो या फिर आप डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल कह लो, वो एक जैसा ही काम करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चले हम, डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चले, तो हमारे पास डिविडेंड जो है वो इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के बराबर होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या ये डिवीजन एल्गोरिदम इस पॉलिनोमियल के लिए भी सेट बैठ रही है, क्या सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, चेक करके देख लेते हैं। और चेक करने का तरीका यही होता है कि आप इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपके पास में वैल्यूज़ आ रही हैं उनको पुट करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो समझो आपने चेक कर लिया और जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला है वो सही है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे। चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले डिविडेंड क्या था हमारे पास में, डिविडेंड था हमारे पास डिवाइड होने वाली रकम, क्या थी वो, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, यही थी। दैट शुड बी इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या था x प्लस 2 इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या था हमारे पास 2x माइनस 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था हमारे पास में प्लस का 3। क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है कि नहीं। अगर आ जाएगी तो समझ लो वेरीफाई हो गया कि डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो पॉलिनोमियल के लिए भी सेट बैठ रही है, ठीक है, या सही बैठ रही है। तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये x सबसे पहले इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में ये 2x के साथ में और फिर -1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, x इंटू 2x बन जाएगा 2x², ठीक है। उसके बाद x इंटू -1 माइनस का 1x बनेगा, उसके बाद 2 के साथ में प्लस का 2 इंटू प्लस का 2x प्लस का 4x बनेगा, ठीक है, प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 बनेगा और साथ में क्या है प्लस का 3, ये रिमाइंडर था, ठीक है। आगे जाके 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x²। इनको देखो, ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम टर्म्स हैं। क्यों है ये सेम टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों है ये लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके पास में सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी सेम है। तो प्लस का 4x माइनस का 1x प्लस का 3x रह जाएगा, क्या रह जाएगा, प्लस का 3x रह जाएगा। 4x में से माइनस का 1x निकल जाएगा तो प्लस का 3x रह जाएगा और उसके बाद -2 प्लस 3, ठीक है, क्या बन जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x। आगे क्या है, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो दोनों की दोनों सेम टर्म हुई, लाइक टर्म हुई। तो लाइक टर्म प्लस या माइनस हो सकती है। तो ये 3 है प्लस का, ये माइनस का 2 है, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा, रह जाएगा क्या प्लस का 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
hence verified that division algorithm also works for polynomials। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के केस में भी ये डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो काम करती है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम काम करती है।